कास्ट में कुछ बदला नहीं है, हम अभी भी मनु के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, अभी भी सारे के सारे हिंदू हिंदू ही हैं। जाति की सच्चाई बिल्कुल हमारे सामने है। इन इंडिया अगर हम कहेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, सिखों की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, तो ये अलग अलग तरह के जातियों की व्यवस्थाएं हैं, ये एक व्यवस्था नहीं है। हम सब लोग कास्ट में हैं, हम कास्ट से बाहर कोई भी नहीं है, तो ये जो है ज़रूरी चीज़ है। और एक जो दूसरा जो उसका बात जो हिलाल ने पहले कही थी, आई थिंक वो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब हम जाति की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, तो आमतौर पे हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये 3000 साल पुरानी चीज़ है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा पास्ट है और अभी तक चला आ रहा है। तो ये जो इन्होंने एक बात कही थी कि किस तरह आज की जब इस्लाम की बात करते हैं वो पुराना इस्लाम नहीं है। जो ट्रेडिशन की बात करते हैं, ट्रेडिशन हैज़ ऑल्सो बीन रीवर्क इन द कंटेम्प्रेरी, उसकी एक आधुनिकता है और उस आधुनिकता के अंदर ही उस रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना कि कास्ट में कुछ बदला नहीं है, हम अभी भी मनु के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, अभी भी सारे के सारे हिंदू हिंदू ही हैं जैसे हिंदू पहले थे, मेरे को लगता है वो मेरे पर्सपेक्टिव से एज समाजशास्त्री, एज समबडी हु काइंड ऑफ यूजेस हिस्टोरिकल इमेजिनेशन, मेरे को उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। कहने को ठीक है, किसी लेवल पे उसमें सच्चाई भी है। हमारे पास मनु अभी भी जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, शरेआम जिंदा है, हर चौक पे है, हर घर में है, इन ए सेंस हर मोहल्ले में है, लेकिन एक नए तरीके से और बातें भी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जाति का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, नॉर्मली हम जब शुरू करते हैं बात तो कास्ट की करते हैं और कास्ट को फिर ट्रांसलेट करते हैं जाति में। मेरी भी एक 2012 में किताब आई थी, उसका टाइटल था कास्ट, अभी राजकमल ने उसको ट्रांसलेट करके छापा है, तो उसका टाइटल जो है अब जाति पड़ गया है। लेकिन अगर उल्टी तरफ से ट्रांसलेशन शुरू किया जाए, जाति की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या होगी? जाति तो हर चीज़ की होती है, पौधों की भी जाति होती है, जानवरों की भी जाति होती है। तो जाति का अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाए तो मेरे हिसाब से उसका ट्रांसलेशन होगा क्लासिफिकेशन, नॉट कास्ट। कास्ट एक खास तरह की रियलिटी है जो यूरोप में थी 14वीं 15वीं शताब्दी में, और वो जब यहाँ पे आए तो उनको लगा कि ये भी हमारे से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए हमारे को उन्होंने कास्ट वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। जाति अपने आप में एक बड़ा जेनरिक टर्म है, बहुत ही हर जगह पे यूज़ होती है, हर कोई यूज़ करता है। और वर्ण और जाति एक चीज़ नहीं है। वर्ण एक आइडियोलॉजिकल जो विचारधारिक एक प्रिस्क्रिप्शन है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, धरातल पे एग्जिस्ट नहीं करती। कोई वर्ण नहीं होता। ब्राह्मण जातियां हैं, ब्राह्मण की जातियां 25, 50, 100, 150 जातियां होंगी, लेकिन ब्राह्मण वर्ण के नाम पे वो एक एम्पिरिकल रियलिटी नहीं है, वो एक मेंटल आइडियोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक खास तरह के रियलिटी को पैदा करता है। तो इस सवाल को थोड़ा अगर डीकोड करें तो उसमें यह भी आएगा कि ये जिस तरह से रेज किया गया है, ये ऑलरेडी एक मॉरल क्वेश्चन रेज किया गया, नैतिकता के तौर पे इस सवाल को रेज किया गया है। और उस नैतिकता के सोर्स क्या है, कहां से आती है वो नैतिकता? मेरे हिसाब से इस नैतिकता के 3 सोर्स हैं। ये कोई पहली बार सवाल नहीं रेज हुआ, और उस नैतिकता के सोर्सेज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उन सोर्सेज को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं और उसके बाद हम अपना काइंड ऑफ उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बद्री जी ने कहा कि जाति की ज़रूरत सबको होती है, तो क्या इसमें कोई बुराई है अगर जाति की ज़रूरत होती है? तो हम सबको परिवार की ज़रूरत होती है। परिवार में ही जो मीना कह रही थी, सारी पेट्रियार्की चलती है, सेक्सिज्म चलता है, लेकिन परिवार की ज़रूरत सबकी होती है, परिवार होता है। परिवार को तो हम बुरा नहीं मानते, जाति को बुरा क्यों मानते हैं? तो ये एक अपने आप में एक सवाल है, उसको डीकोड करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाति अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका सोर्स क्या है? पहला सोर्स जो है, इमीडिएट सोर्स जो आता है, वो है आधुनिकता। और हमारी जो आधुनिकता है वो ये है कि हमने वेस्टर्न एनलाइटनमेंट की जो मॉडर्निटी थी, कि एक समाज पहले बटा हुआ था, समाज एक कलेक्टिव फॉर्मेशन में रहता था, उसको तोड़ के उस समाज की जगह पे आप एक व्यक्ति लेके आए, एक रैशनल जो सोच सकता है अपने दिमाग से, अपने लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को दूसरा समझ के, उस तरह का व्यक्तिवाद जो है वो आता है उस तरह की रैशनैलिटी के साथ, और उसको एक किस्म की हेजिमोनिक सारी दुनिया उसको मान लेती है, क्योंकि वो हम सब के पास आ जाता है और प्रजातंत्र भी उसी में से निकल के आता है। तो वो एक बहुत बहुत टेम्पटिंग चीज़ है, बहुत बहुत
बहुत लाजमी चीज़ है। हम सब चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे अधिकार जो है, हमारे को व्यक्तिगत अधिकार देता है, हमारे को कौमी अधिकार नहीं देता। इस पे डिबेट भी हुई थी, अम्बेडकर ने बात किया था और लोगों ने बात किया था, और वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है कि ये कॉन्टेक्स्ट 19th सेंचुरी यूरोप का एक विचारधारिक कॉन्टेक्स्ट है, रियलिटी नहीं है। यूरोप की भी एक विचारधारा के तौर पे ही यूरोप में एग्जिस्ट करता है। अभी जाति की बात, वो रेस की बात कर रहे थे, अगर रेस को इन्यूमरेट करना बंद कर दें तो रेस खत्म नहीं हो जाएगी। फ्रांस में रेस इन्यूमरेट नहीं होती, लेकिन फ्रांस आपको मालूम है एकदम से बहुत ही रेसिस्ट कंट्री रहा है, अभी भी है, अभी भी उसमें राइट विंग बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ डिवीजन बड़े क्लियरली दिखाई देते हैं। जर्मनी और जापान में जैसे बराक वुमेन को डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, बराक वुमेन अनटचेबल है वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है, उस तरह का गैर बराबरी खत्म हो गई है। तो वो एक अपने आप में जो प्रिविलेज की बात कर रही थी, कैसे उसको दूसरा इसका जो सोर्स है इस जाति की नैतिक क्वेश्चन का, ये पहली बार रेज नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन की बात हुई, मैं सिख हूँ, मेरे को मालूम है मेरे धर्म में नानक ने लेके बाकी सब लोगों ने के जाति को एक मॉरल रूप में रेज किया और उसको एकदम से डिनाउंस किया, और उस डिनाउंस करने के प्रोसेस में उन्हें अपनी जाति नहीं छोड़ी, लेकिन जातिवाद को जो है उन्होंने बिल्कुल डिनाउंस किया और वो लंगर शुरू किया। गुरुद्वारे का मतलब यह है कि सब कोई आ सकता है, और बार बार कई जगह पे किया, और उसको एक किसी ना किसी तरीके से उसकी सच्चाई भी दिखाई देती है। तीसरा जो मॉरल क्वेश्चन है वो अम्बेडकर रेज करता है। हालांकि अम्बेडकर आधुनिकता को भी लेके आता है, जो वेस्टर्न मॉडर्निटी की इंडिविजुअलिज्म की बात है, लेकिन वो जो मॉरल क्वेश्चन को, नैतिक क्वेश्चन को राजनीतिक तौर पे रेज करता है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके डिटेल में जाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं करूँगा। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आज जाति राजनीतिक क्वेश्चन नहीं बनती तो हम इस पे बात नहीं कर रहे होते। आज अगर जाति राजनीतिक, लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते तो कुछ भी नहीं बदला होता। अगर जो कुछ बदला है, हालांकि हम राजनीति को हमेशा गालियां निकालते हैं कि वो यूज़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो यूज़ करते हैं इसलिए ओबीसी क्वेश्चन बन गया है, इसलिए दलित क्वेश्चन बन गया है, नहीं तो यहाँ बिल्कुल सैनिटाइज डिस्कशन होती। 1950-60s में जब बात होती थी सोशल साइंसेज में, कोई कास्ट को स्टडी नहीं करता था। मंडल के बाद कास्ट को स्टडी करने लगे। मंडल के बाद में खुद भी कास्ट की स्टडी जो 90s के बाद शुरू होती है वो बहुत अलग तरह की है। तो इसी को लेके जो मेरी जो 2-3 आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक जो पॉजिटिव साइड है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। हमने कितना सफर तय कर लिया है, ये नहीं कि कुछ भी नहीं बदला, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदलना बाकी है, लेकिन ये जो है दोनों को चीज़ सामने रखना जरूरी है, इसलिए ताकि हमारी जो होप है बनी रहे। होप हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, और उसको बनाने के लिए हमारे को जो सच्चाइयाँ हैं, जो रास्ता हमने तय कर लिया है, उसको भी काउंट करना जरूरी है। नहीं तो हमें आगे जाने के लिए सिनिसिज्म आ जाएगा कि जरूरत है कि अगर हम कुछ रास्ता चले ही नहीं है। बहुत रास्ता चल लिए हैं, बहुत कुछ बदल गया है, जाति काफ़ी किसी हद तक उसमें बदलाव आ चुके हैं। वो कितना खत्म हुआ नहीं हुआ ये जजमेंट की बात है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले जो अम्बेडकराइट प्रोसेस है कि इस नैतिकता को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बनाया जाए, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरा जो दूसरा पॉइंट है, मेरे टोटल 3 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मेरा समाजशास्त्र के हो क्या रहा है जाति को, जो मैंने अभी बात कही कि हमने काफ़ी सारा रास्ता तय कर लिया है, आगे बहुत पड़ा है, लेकिन वो तय कैसे हुआ है, तो क्या बदला है क्या नहीं बदला है। जो हमारे पास जो हम सब यही सोचते हैं जब बात कर रहे थे कि हाँ भाई जाति है क्योंकि रिजर्वेशन है, क्योंकि पॉलिटिशियंस इसको यूज़ करते हैं, डेमोक्रेसी खत्म कर दो कास्ट खत्म हो जाएगी, सेंसस खत्म कर दो कास्ट खत्म हो जाएगी, इन्यूमरेशन से जाति और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये सब चीज़ें जो हैं एक अपने आप में एक काइंड ऑफ पॉपुलर इमेजिनेशन में एक प्रिविलेज जो स्पेस से लोग आते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि हमारी प्रिविलेज अब काउंट होने लगेगी। हम जो हर जगह दिखाई देते हैं, अगर आप 3.5% बैठ जाते हैं और आपके पास 70% जगह है, तो आपको श्रिंक करके जब 3.5% में डाला जाएगा तो बहुत दुख होगा। तो उसके लिए उनके लिए ये बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये वहाँ से आता है। तो क्या चेंजेस आए हैं जो बहुत ज़्यादा अध्ययन हुए हैं इन चीज़ें पे, कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैंने भी स्टडी इंपेरिकल की है। पहली बात ये है कि जातिवाद का, कास्ट का जो आइडियोलॉजिकल वेट था वो काफ़ी हल्का हो गया। आज के ज़माने में पब्लिकली हंसी ये बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया ये बात कर रही है। जो मनोज जी ने कहा कि अब इस पार्टी को भी जनगणना करानी पड़ेगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकली कास्ट को जस्टिफाई करना, वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करना हैज़ बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल। ये सिर्फ कोई
हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये एक अपने आप में सच्चाई है कि वो एक आइडियोलॉजिकली काफ़ी, कोई भी आपको दलित आज नहीं मिलेगा, हालांकि कुछ लोग कहेंगे मानेंगे उसको, लेकिन पब्लिकली कोई नहीं कहेगा कि हाँ जी हमें तो जो है ना दूर ही रहना चाहिए, हम ब्राह्मण के हाथ का पानी नहीं लेंगे क्योंकि हमारा फिर अगले जन्म में क्या होगा। तो वो इस चीज़ का जो पहले वाला जो वो प्रभाव था वो पिछले 30-40 साल से कम हो रहा था और पिछले 20-25 साल में और भी ज़्यादा कम हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो पुराने स्ट्रक्चर से टूट गए हैं, जैसे गांव में जजमानी सिस्टम हुआ करते थे, वो कोई किसी का लिहाज नहीं करता, हर कोई अपने हिसाब से रहता है, अपने तरीके से रहता है, और कोई किसी पे डिपेंडेंट है लोग एक दूसरे से, लेकिन इंटरडिपेंडेंस जो पहले वाली थी वो गाँव में कहीं भी नहीं रही। वो जो मैंने मधुबनी के गांव भी स्टडी किए हैं, हरियाणा पंजाब के गांव भी स्टडी किए हैं, साउथ के गांव भी स्टडी किए हैं, कहीं भी चले जाओ, हर जाति अपने आप में एक अलग तरीके से रहती है। उनके किसी ना किसी लेवल पे एक पॉलिटिकल सेंस में बराबरी आ गई है, इकोनॉमिक सेंस में नहीं आई, कल्चरल सेंस में भी नहीं आई, लेकिन जब वोट की बात होती है तो आपको सबको काउंट करना पड़ता है एक ही तरीके से। तीसरी बात जो है उसमें ये हुई है, जो अभी आई थिंक बार बार की जा रही थी, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, कि आज जब हम जाति की बात करते हैं वो कल्चर को लेके नहीं करते, आज हम ट्रेडिशन को लेके नहीं करते, आज जाति की बात होती है सिटीजनशिप को लेके, नागरिकता को लेके, बराबरी को लेके। तो ये जो नैरेटिव में शिफ्ट आया है ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट है। आज से 30 साल पहले भी ये बात कोई नहीं करता था। ये 1990 के बाद जब जाति का एक नया स्पोक्स पर्सन आता है, और वो स्पोक्स पर्सन आता है उस जाति के मार्जिन से, वो ओबीसी है या दलित है, और वो जो मार्जिन जब बात करता है कास्ट की, हाँ भाई आपके लिए जाति नहीं होगी लेकिन मेरी अभी भी कंडीशन वही डिसाइड कर रहा है, इसलिए जाति की बात करनी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि वो जातिवाद फैलाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि मेरी नागरिकता जो है वो रिस्टोर करनी ज़रूरी है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको किस तरह से देखा जाए, इसके दो थियरीज हैं। एक था कि भाई जातियां जो हैं वो एथनिक ग्रुप्स बन रही हैं, एथनिसाइजेशन हो रहा है, जैसे कौमें होती थी वैसे जातियां बन रही हैं, वो भी अपने आप में सच्चाई है, वो हो रहा है। और एक खास तौर पे जातियों के अंदर एक नए तरह का स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, जिसको हम कहेंगे जातियों का समाजीकरण हो रहा है। अपने आप में हर जाति का समाज बन जाता है। वो रजनी कोठारी की बात की थी झा साहब ने। अब उससे क्या होता है, जैसे ब्राह्मण समाज बन गया या अग्रवाल समाज बन गया, जब भी वो समाज बनता है एक तो उसका दायरा बहुत बढ़ जाता है, दूसरा उस जाति के समाज के अंदर एक नए तरह का प्रजातंत्र आता है। उस जाति के समाज में इलेक्शन होने हैं, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, उसका संविधान लिखा जाता है। वो एक नई सच्चाई है। वो सच्चाई नहीं है जो वर्ण वाली है। आज अग्रवाल अपने आप को, दिल्ली में हमने स्टडी किया है कैसे वो अपने आप को फ्रंट में लाके इस देश की ऊंची जाति के तौर पे रखना चाहता है कि हाँ भाई हमारे पास ही पैसा है, हमारा अग्रसेन है, हमारा अग्रवाल है। और वो बड़ा सिस्टमैटिकली पिछले 40-50 साल का इतिहास देखिए, और उसका घेरा भी बहुत बढ़ गया है। अब वो उसमें राजस्थान के मारवाड़ी भी आ जाएंगे, यूपी के अग्रवाल भी आ जाएंगे, हरियाणा वाले भी आ जाएंगे। तो एक नए किस्म का एक री वर्किंग हो रही है जाति की, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मेरा फाइनल जो सवाल है वो ये है कि जो आज हम बात कर रहे हैं कि जाति कहीं नहीं गई, जाति की सच्चाई बिल्कुल हमारे सामने है, क्यों नहीं जा रही, और वो किस तरह से उसकी बात की जाए, कैसे वो सच्चाई है अगर ये सब चीज़ें टूट गई हैं और एक नए तरह का जाति का एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन के आ रहा है, तो उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह ना किया जाए। पहली बात यह है कि हमारी सबकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ हैं वो मैटर करती हैं। ये हमें सच्चाई, एक सामाजिक सच्चाई है। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं कुछ लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, और जब मैं कुछ लोगों के साथ रहना चाहता हूँ तो हर कोई मेरी चॉइस का मेरा साथ वाला नहीं होगा। यूनियंस भी हो सकती हैं, एसोसिएशंस भी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं से आप जाइए, यहाँ से अमेरिका जाइए या कनाडा जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबली बैठ के बात कर सकते हैं। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, कहीं पे भी किसी भी समाज में उनको इरेज नहीं किया जाएगा। आप कहीं भी चले जाइए, आप मोस्ट एडवांस कंट्रीज जो हैं इंडिया वर्ल्ड की, यूएस हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, वहाँ पे हर कोई अपने तरीके से अपने ढांचे में रहता है, उसके जान पहचान के लोग होते हैं, और उनकी एक भाषा की सिमिलैरिटी होती है, उनका एक अपना खान पान की सिमिलैरिटी होती है, उनकी और कई चीज़ों की सिमिलैरिटी होती है, और वो आप देखेंगे वो कल्चरल सच्चाई हर जगह पे है।
जो क्लासिफिकेशन की जो मैंने बात की थी, अभी भी वहाँ अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन होती है। जर्मनी में भी उनको सोशल साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, सोशल मिलियू, 5 तरह के अलग अलग मिलियूज़ हैं, इस तरह के लोग यहाँ पे रहेंगे, उनकी सेटलमेंट्स अलग अलग हैं। आप पूरे शहरों को बर्लिन का जाके अगर सर्वे कीजिए, आपको एक एरिया में ईरानियन जर्मन मिलेंगे, दूसरे एरिया में और तरह के जर्मन मिलेंगे, तीसरे एरिया में टर्किश मिलेंगे। वो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समाज का हायरार्की भी होती है, वहाँ पे इनइक्वालिटी भी होती है, जिसमें मैं फाइनल आऊँगा। लेकिन आइडेंटिटीज मैटर, आइडेंटिटीज कंटिन्यू टू मैटर इवन टुडे एंड विल कंटिन्यू टू मैटर फॉर एवर। दूसरी बात जो ये है कि जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, एक दो पैराडाइम हमारे पास आए हैं जो हम सोशल साइंस में बात करते हैं कि कैसे एक पहले खास किस्म की इनइक्वालिटी होती थी जिसको कास्ट कहते थे, आज जो है क्लास की तरफ हम जा रहे हैं। क्लास की इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है, कास्ट की इनइक्वालिटी क्लोज सिस्टम वाली हायरार्की होती है, उसमें सच्चाई नहीं है। वो एक कहीं ना कहीं से वो एक उसमें है, हर इनइक्वालिटी एक सिंबॉलिक इनइक्वालिटी होती है। जब तक उसका सिंबॉलिक एस्पेक्ट इनइक्वालिटी नहीं बनता तब तक वो अपने आप में इनइक्वालिटी नहीं होता। ये पिछले जो बात कर रहे थे, वो शादी की जो बात कर रहे थे, वो काहे को इतना पैसा खर्च कर रहे थे, काहे को मीडिया में इतना ला रहे थे, वो एक नया सिंबॉलिक प्रोसेस इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं कि जिसमें वेल्थ बिकम्स द ओनली सिंबल ऑफ हायरार्की। और वो वेल्थ ओन कौन करता है, सारा का सारा जो सिंबॉलिक रिसोर्स है, पैसे तो उनके पास बहुत है, सबको मालूम है, लेकिन उसको दिखाना बहुत जरूरी बन जाता है, उसको सिंबॉलिक लेवल पे लाना बहुत जरूरी बन जाता है। तो कैपिटलिज्म और मॉडर्नाइजेशन जो है, ये इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ इनके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, और किस तरह से वो एक रियलिटी को हाइड करते हैं एक इंडिविजुअलिज्म की लैंग्वेज में, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आज की जो जिससे मैंने शुरू किया था कि आधुनिक जो प्रजातांत्रिक सिटीजनशिप है, उसमें भी कहीं ना कहीं से एक माइथोलॉजी जुड़ी है विच इज नॉट रियलिटी। अगर आप बिल्कुल सबको एकदम से बिल्कुल कोई सेंसस नहीं करेंगे, कोई इन्यूमरेट नहीं करेंगे, अगर लोगों को सिर्फ उनका मोबाइल नंबर आइडेंटिटी दे देंगे, फिर भी वो रियलिटीज़ रहेंगी, और वो रियलिटीज़ किसी न किसी तरीके से स्ट्रांग हो सकती हैं। जहाँ पे कास्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया गया और उनको कन्फ्रंट नहीं किया गया उस तरह की रियलिटीज़ को, वहाँ पे उस तरह का जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो परसिस्ट की हैं। सो द आर्ग्यूमेंट जो है कि लिबरलिज्म जो है वो उन रियलिटीज़ को, उन प्रिविलेजेस को, उन आइडेंटिटीज़ को हाइड करता है, और वो हाइड करके हमें इंप्रेशन ये देता है कि वहाँ ये इनइक्वालिटीज़ नहीं है, एज इफ अमेरिका में कास्ट सिस्टम नहीं है या जर्मनी में कास्ट इनइक्वालिटीज़ नहीं है। द रियलिटी इज़ कि वहाँ पे भी कास्ट लाइक इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। रेस एकदम से कास्ट की तरह फंक्शन करती है, और इस पर बहुत सारा काम हुआ है। फाइनली जो मेरा पॉइंट जो है वो इंटर मैरिज की बात हो रही थी, पहले भी हमें मालूम है अम्बेडकर ने बात की थी, जब तक शादियां नहीं होंगी आपस में तब तक वो नहीं जाएगी। आपने कहा था कि 95% जो शादियां हैं वो इंट्रा कास्ट होती हैं, इंटर कास्ट नहीं होती। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। इंडिया में एक्चुअली सारी दुनिया बदल गई है, इंडिया में अभी भी 5 से 10% तक है। हमारे पास कोई डेटा नहीं है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट दिस डेटा, बट नोबडी कलेक्ट्स दिस डेटा। व्हाई इज इट? आई डोंट नो। इतना आसान है ये कहना कि आपका हस्बैंड और वाइफ किस कम्युनिटी से आती हैं, किस कास्ट से आती है। सेंसस में बड़े आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इवन जो आपका जो फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, उसमें भी ये डाटा नहीं आता। इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्यों नहीं कलेक्ट करते। और हमारे यहाँ भी शादी पे माइक्रो लेवल स्टडीज़ भी नहीं होती, लेकिन बढ़ रहा है, पहले से बढ़ रहा है। लेकिन अब यहीं पर जो बात आती है, जब कास्ट की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय कास्ट? कास्ट सिर्फ वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिर्फ हिंदुइज्म है, ये कास्ट एक कल्चरल प्रोसेस भी है। मेरे हिसाब से कास्ट एक कल्चरल प्रोसेस भी है। जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं उनका भी जो क्लास हैबिटेशन है वो कॉमन रहता है। वो क्योंकि क्लास का हैबिटेशन कॉमन है, एक ही जगह से आते हैं, एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, एक तरह के प्रोफेशन में हैं, चाहे अलग अलग दुनिया से हों, लेकिन सब कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। सारे मेरे दोस्त जिनकी मेरी अपनी शादी हुई है, बाहर हुई है, लेकिन हमारे को लगता नहीं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं। वो जो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ कास्ट टुडे। और उस कंफर्ट जोन में कोई सिंपल एक इंडिविजुअल्स का डिसीजन नहीं होता, उसमें एक लार्जर कलेक्टिव रियलिटी भी होती है। सो सेल्फ चॉइस मैरिजेस बढ़ भी रही हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसकी वो अपने आप में खत्म नहीं हो रही। सो द फाइनल पॉइंट इज, अगर हम वापस उसी मॉरल क्वेश्चन पे आए, या जो क्वेश्चन रेज किया गया, जाति कैसे जाएगी,
हम जाति के जाने की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक हम इनइक्वालिटी को स्मैश करने की बात नहीं करेंगे। मेरा इनइक्वालिटी से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें, हम जो रिच और गरीब और अमीर की बात करें। इनइक्वालिटी हमेशा कहीं ना कहीं से वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ के थ्रू एक्सपीरियंस की जाती हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ के थ्रू रिप्रोड्यूस की जाती हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ के थ्रू उनको इन सम सेंस परपेचुएट किया जाता है। और वो जब तक हम रियलिटीज़ की बात नहीं करेंगे, जो मीना बात कर रही थी कैपिटलिज्म की, या और रियलिटीज़ जिस तरह से हमारा समाज का एक आर्थिकता बन रही है, कास्ट की भी एक अपनी आर्थिकता है, मटीरियलिटी है जिस पे मैं बात करता रहता हूँ। तो ज़रूरत ये है कि वी नीड टू थिंक अबाउट कास्ट बियॉन्ड हिंदू गिल्ट। और इस प्रोसेस में एक कहीं ना कहीं से हम बेइंसाफ़ी कर रहे हैं मुसलमान के साथ या मेरे साथ या बाकी तरह का। कोई एक जातिवाद नहीं है, कोई एक हिंदू जातिवाद नहीं है, कई जातिवाद हैं इंडिया में, सारी दुनिया में जातिवाद है। पाकिस्तान में चले जाइए, यहाँ से ज़्यादा गूढ़ जातिवाद मिलेगा। बांग्लादेश में चले जाइए, यहाँ पे ज़्यादा गूढ़ जातिवाद मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जातियों को आइडेंटिफाई करना भी शुरू नहीं किया। वहाँ पे कोई दलित की परवाह नहीं करता, वहाँ पे दलित अभी भी है और दलित के अगेंस्ट बहुत वायलेंस होती है। यहाँ पे दलित का रिजर्वेशन होने के बाद उनमें एक इलीट आया है, उनमें एक वॉइस आई है, इसी तरह से ओबीसी पुश कर रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस। ये हमने तय कर लिया है रास्ता, और बहुत सारे रीजन्स ने वो तय नहीं किया। विद इन इंडिया अगर हम कहेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, सिखों की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, तो ये अलग अलग तरह के जातियों की व्यवस्थाएं हैं, ये एक व्यवस्था नहीं है। मोस्ट रीजन्स डोंट हैव ब्राह्मण एज सुपीरियर। ब्राह्मण सारे प्रीस्ट नहीं होते, बहुत कम ब्राह्मण होते हैं जो प्रीस्ट होते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण राजा भी रहे हैं, पावर में भी रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण उस लोकल एरिया का ब्राह्मण है। इसलिए जाति को इंपिरिकल कॉन्टेक्स्ट में, लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है, और उस इंपिरिकल कॉन्टेक्स्ट में उसकी राजनीति, उसका जो अपना इतिहास है और उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया इज़ नाउ ए कंट्री, वी ऑल्सो नीड टू थिंक एट द नेशनल लेवल। इसलिए जो संविधानिक पॉलिसीज़ हैं और या पॉलिटिकल डिबेट्स हैं वो अपने आप में बहुत वैल्यूएबल हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द होप लाइज। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।